इस्कॉन वो संस्था है जहां स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने अपने पूरे दौर में 2 जून का खाना खाया है, जिसकी वजह से जाके आके उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बनाई। ये दर्शाता है कि कौन सी शक्तियां विश्व में सृजन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं और कौन सी शक्तियां विध्वंस के लिए यूज करती हैं। और एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है ना, यही दौर में भारत में भी दिखा था। विषय कुछ भी हो, हिंदुओं के खिलाफ क्यों हो जाता है? क्योंकि शक्तियों का एजेंडा है। विषय शेख हसीना की सरकार है, आरक्षण का विषय हिंदुओं पर अटैक क्यों शुरू हो गया? याद करिए 2012 आजाद मैदान की घटना, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस से लेकर आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई? क्योंकि अफवाह फैल गई कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मारे जा रहे हैं। बाद में वो थाईलैंड के लोग निकले। मैं कह रहा हूं अगर बर्मा में मारे भी जा रहे हैं तो अमर जवान ज्योति को तोड़ी जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं जो वहां दिख रहा है और जो यहां है, शक्तियों की प्रवृत्ति एक समान है। और वो दुखद परिस्थितियों का सुमोहन सुकानदास जी ने जो यहां पर हमें बताया है, हमें समझना चाहिए कि यहां भी लोग जिन शक्तियों के साथ जो हॉबनॉबिंग करते हैं वो आग से खेलने के समान है। परंतु इस विषय पे भारत सरकार पूरी दृष्टि रखे हुए यह बात सदन के पटल पर विदेश मंत्री जी ने कही है। ढाका यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर है अबुल बराकत, जिन्होंने हाल में एक किताब लिखी है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, और दावा किया कि अगले 30 साल में बांग्लादेश से हिंदू आबादी खत्म हो जाएगी। वहीं के प्रोफेसर हैं। अब देखिए, एक के बाद एक, चाहे वो नोआखली 1948 नरसंहार हो, 71 का मुक्ति संग्राम हो, हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। हिंदू आबादी निशाने पर रही है और कई बार ऐसा लगता है जैसे कई जगहों पर उनका बचना नामुमकिन है। आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन होता है, वो शेख हसीना के वहां से निकल जाने तक चलता है, उसके बाद भी चल रहा है और अब उसका सारा फोकस हिंदुओं पर अटैक हो गया है। तो जाहिर तौर पर यह आंदोलन तो हाईजैक हो गया है ना। हिंदुओं के खिलाफ जो है गुस्सा, वो अल्टीमेट वेंजेंस है उनका। दुबे जी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ये आपकी पार्टी इस बात में बिजी है कि वो भारत में भी एक बांग्लादेश की स्थिति ढूंढने में लगी हुई है। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, अभी जो आपने आंकड़ा दिखाया, इसमें मैं थोड़ा और इसको एक्सटेंड करता हूं। आपने 1951 कहा, 1947 में जो ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश था, वहां 32% हिंदू था, 32%। अविभाजित भारत में 24% था और आज का जो पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान में 16% था। अब एक आपने मजेदार बात देखी होगी इसमें कि जो ट्रेंड बांग्लादेश में है, संख्यात्मक दृष्टि से भले ही अंतर, वही ट्रेंड भारत में भी है। मतलब बांग्लादेश में भी लगातार हिंदुओं की संख्या कम और मुस्लिमों की संख्या अधिक हुई है। अनुपातिक दृष्टि से भारत में ज्यादा थे। ठीक वही पैटर्न भारत में है। 9 कुछ प्रतिशत मुस्लिम थे 1951 में, जो आज ऑफिशियली 2011 में 16% हैं। हिंदू जो 85% था, 79 पॉइंट कुछ है। तो एक तो हमें गंभीरता से देखने की जरूरत है कि पैटर्न पूरे अविभाजित भारत में एक ही प्रकार का चल रहा है। दूसरा जो इसमें देखने को मिलता है वो एक और बड़ी गंभीर बात है। यह मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। 2010 में न्यूयॉर्क में मुझसे कांग्रेस के एक नेता ने कहा था, नाम लेना उचित नहीं है, बड़े दुखी थे, बंगाली थे। उन्होंने कहा कि यदि अविभाजित बंगाल को देखें, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 में जब कर्जन ने डिवाइड किया था। इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, तो 1905 में डेमोग्राफी क्या थी? 2/3 हिंदू 1/3 मुस्लिम, यानी आज का बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल मिला लें। आज 100 साल के बाद यदि आप अविभाजित बंगाल को मिला लें तो डेमोग्राफी उलट गई, 1/3 हिंदू और 2/3 मुस्लिम हो गया। इतना बड़ा परिवर्तन, मतलब आप ये कहिए कि अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी से अंग्रेजों के जमाने में इतना भारी चेंज नहीं आया जितना कि इस राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में परिवर्तन हो गया। इसलिए मैं तीसरा पॉइंट कहता हूं, जैसे आपने कहा कि जनरल जियाउर रहमान ने वहां पे हटा दिया, फिर जनरल इरशाद ने वहां पर उसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। एक और बहुत ध्यान देने योग्य बात है, कट्टरपंथी ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग नहीं करनी चाहिए। अगर कोई देश कट्टरपंथी ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग करता है, उसकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज करें, आखिर में सत्ता उन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं आती है, सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ में चली जाती है। जनरल जियाउर रहमान और जनरल, उनकी बाद में हत्या ही हुई। और आज भी आप देख लीजिए, जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो किनारे दिख रहे हैं, लीड में ऑफिशियली फौज है और प्रैक्टिकली जमात इस्लामी दिख रहा है। यही पाकिस्तान में हुआ था। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था इस्लामिक स्टेट, 1978 में शरिया लागू किया और आखिर में वो भी मारे गए। अब यहां पर मैं एक और फूड फॉर थॉट छोड़ता हूं लोगों के लिए कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल डीएनए तो एक है, रिश्तेदारियां भी लोगों की, तो ऐसा थोड़ी कि पश्चिम बंगाल के लोग कोई मतलब टेक्निकली डिफरेंट है वेस्ट बंगाल से। फिर क्या कारण है कि वहां डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रहती और यहां स्टेबल रहती है? केवल एक कारण है, वो है कल्चरल डीएनए बदल जाता है। जिस दिन कल्चरल डीएनए बदल जाता है, वो साफ शब्दों में कहूं, जिस दिन आप हिंदू संस्कृति से अपना आधार छोड़ देते हैं, उस दिन डेमोक्रेसी पे संकट हो जाता है। और यह सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं दिख रहा है, भारत में भी जो इलाके कट्टरपंथी ताकतों के कंट्रोल में आ गए, वहां कितनी डेमोक्रेसी बची, यह हकीकत दिख रहा है। अब जहां तक वहां के हिंदुओं की बात है, तो विदेश मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत सरकार, वहां की सरकार और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी संवाद में है। सबसे पहले हम भारत के नागरिकों और भारतीय मिशंस की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं और उसके साथ साथ वहां होने वाली हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के प्रति जो घटनाएं, उसके बारे में भी भारत सरकार पैनी नजर रखे हुए है। मगर मैं एक लाइन और कह दूंगा, जब सीए हम लाए थे, जो लोग, एक लाइन बस कह दूं, जो कहते थे रिलीजियस परसिक्यूशन दिख नहीं रहा है उस एक्ट में, आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, आंखें खोलो, अब भी तुम्हें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी आंखों के ऊपर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी हुई है।
ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूंगी दुबे साहब से भी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सिंपल प्रश्न है आपसे। ये जो हिंदुओं की आबादी गिर रही है, पिछले 15 साल से तो शेख हसीना ही थी, अब ये क्या हो गया है? मतलब क्या बांग्लादेश के डीएनए में ऐसा हो गया है? क्या हुआ है? हिंदुओं की आबादी इन 15 सालों में भी तो घटी है ना, जब शेख हसीना का राज था। आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे आपने देखा शेख हसीना के राज में घटने की रफ्तार फिर भी कम रही। आपने जो आंकड़ा दिखाया सीधे 22% से धड़ाम से आके 15% पे आके गिरे थे उस समय। हम ये नहीं कह रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि फंडामेंटल डीएनए बदल जाता है, जैसे कल्चरल डीएनए बदलता है, और जो भी लोग उस वोट बैंक की रोटी सेकते हैं भविष्य उनका भी यही होता है, कोई बचने वाला नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म की जो पॉलिटिक्स होती है ना कि कट्टरपंथियों से हाथ मिलाओ उसके बाद हमारा काम चलता रहेगा, ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत खतरनाक और घातक सिद्ध होती है। आज ये इसको दर्शा रहा है, और भारत के लिए भी एक, यहां बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात है। यद्यपि हमारा मानना है वहां कोई भी सरकार रहेगी तो उसके लिए भी अपरिहार्यता होगी कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखे, परंतु हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में वहां की अस्थिरता उभरेगी। तो हम चाहेंगे कि वहां स्थिरता और शांति बनी रहे। ठीक है, धर्म के आधार पर जो ये इसका विरोध कर रहे थे ना सीए पे, अब तो आप भी इंडिया गठबंधन के ही साथी हैं दुबे जी, इस मौके पर सुधांशु त्रिवेदी जी सही ठहरा रहे हैं जो धर्म के आधार पर इन्होंने जिन धर्मों को गिना है सीए के तहत नागरिकता देने के लिए बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी मुल्कों से। एक छोटा जवाब मैं चाहती हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि वहां से जो हिंदू हैं उनको सीए सही इसलिए भी है क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर है अबुल बराकत, जिन्होंने हाल में एक किताब लिखी है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, और दावा किया कि अगले 30 साल में बांग्लादेश से हिंदू आबादी खत्म हो जाएगी, वहीं के प्रोफेसर है। अब देखिए एक के बाद एक, चाहे वो नोआखली 1948 नरसंहार हो, 71 का मुक्ति संग्राम हो, हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, हिंदू आबादी निशाने पर रही है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कई जगहों पर उनका बचना नामुमकिन है। आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन होता है, वो शेख हसीना के वहां से निकल जाने तक चलता है, उसके बाद भी चल रहा है, और अब उसका सारा फोकस हिंदुओं पर अटैक हो गया है। तो जाहिर तौर पर यह आंदोलन तो हाईजैक हो गया है ना, हिंदुओं के खिलाफ जो है गुस्सा, वो अल्टीमेट वेंजेंस है उनका। दुबे जी आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? या आपकी पार्टी इस बात में बिजी है कि वो भारत में भी एक बांग्लादेश की स्थिति ढूंढने में लगी हुई है? मिस्टर दुबे। नहीं अंजना जी नमस्ते। हमने कभी भी सीएए का विरोध नहीं किया, और इस संकट के समय में हम पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे 1,35,00,000 हिंदू भाई बहन वहां संकट में है, वहां अस्थिरता आ गई है, लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त है, तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ रहा है। इसके लिए हम बिल्कुल इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी कुटिलता के साथ, एक अच्छी कूटनीति के साथ, एक राजनीतिक अपने आप महत्वता के साथ आप इस विषय को हैंडल करिए। जो भी विपक्ष की भूमिका होगी वो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन करना तो आपको ही है। और इसमें सबसे बड़ी, अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो जैसे 1971 में जब हमने बांग्लादेश को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, तो सेना के साथ हमारा समन्वय बड़ा अच्छा रहा है, बांग्लादेशी सेना के साथ। तो अगर उसकी भी कुछ आप मदद लेना चाहें तो सेना आपस में मदद लेगी तो और भी बेहतर होगा। राजनीतिक विदेश मंत्री, वहां के विदेश मंत्री जो नए बनेंगे उनके साथ कोई मदद ले। तो हम ये चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में सरकार जो भी कदम हमारे लोगों के लिए, हमारे विद्यार्थी वहां फंसे हैं, हमारे व्यापारी फंसे हैं, उद्योग धंधे करने वाले वहां गए हैं, नागरिक हैं, तो उन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न हो, ये देखने की सूझबूझ इस समय सरकार के हाथ में है, और सरकार उसको बखूबी निभा भी रही होगी, ऐसे हम आशा भी करते हैं। और रही बात सीएए की, तो अंजना जी कभी भी शिवसेना ने इसका विरोध नहीं किया। हमारे नेताओं ने सिर्फ ये कहा है कि 10 साल आप सत्ता में रहे, आपके पास बहुत समय था, क्यों नहीं ये कानून पहले लाए, क्यों नहीं उन लोगों को जल्द से जल्द, जो 4-5 देशों में हमारे जो अल्पसंख्यक, जो वहां के अल्पसंख्यक है, हिंदू भाई बहन, बौद्ध, सिख, इनको आप ले आए। जब चुनाव नजदीक आता है तब केवल आप शगुफा क्यों लाते हैं? 10 लोगों को सर्टिफिकेट देते समय फोटो क्यों दिखाते हैं? हमारा विरोध केवल आपके राजनीतिकरण से होता है, लेकिन जब देश की बात आती है हम आपके साथ खड़े होते हैं। ये पूरा देश एक साथ है, आज कोई सरकार विपक्ष नहीं है अंजना जी। हमें 2 काम करने हैं, हमें शेख हसीना जी को मदद भी करनी है, और साथ में हमें बांग्लादेश में अपने लोगों को बचाना भी है। मतलब ये होता है कि हमें तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। इस स्थिति में हम इस समय हैं। संजय राउत ने क्या कहा सुना है आपने मिस्टर दुबे? आज किनारा कर रहे हैं आप उनसे? क्या कहा? वो भारत और बांग्लादेश में एक समानता देख रहे हैं नेतृत्व में। नहीं अंजना जी, ऐसा है कि ये बांग्लादेश में जो लोग हैं ये उपद्रवी हैं, ये अराजक हैं। अगर ये उपद्रवी अराजक नहीं होते तो वहां के फादर ऑफ नेशन के स्टैचू को तोड़ते। जिस प्रकार उनके स्टैचू को तोड़ा जा रहा है, ये कोई आंदोलनकारी नहीं हो सकते, ये कोई जनता नहीं हो सकती, जनता का रूप न दिया जाए। ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र बांग्लादेश में हुआ है। जब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि आईएसआई है, कि चाइना है, कि और पाकिस्तान है। अब ये तो सब सरकारें बैठ के देखेंगी, लेकिन बांग्लादेश में जो आज की स्थिति है, ये कोई विद्यार्थी या आंदोलनकारी ऐसे नहीं कर सकते। ये बस एक लाइन में मैं अंजना जी सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा। दुबे जी अपना वक्तव्य समाप्त कर चुके हो तो मैं 2 लाइन बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा चुनाव के समय शगुफा नहीं था। सीएए 2019 के चुनाव के जस्ट बाद 4 महीने के अंदर हम लाए थे, लोकसभा जीतने के बाद जैसे हमारे पास शक्ति आई हम लाए। मगर शगुफा यह था कि जब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे सीए के प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए फ्री कश्मीर का पोस्टर लगाए थे, तो आपके नेताओं ने कहा था इस फ्री कश्मीर का मतलब फ्री इंटरनेट और फ्री इलेक्ट्रिसिटी है।
ये जो आप तिनके की ओर पे पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो खतरनाक था। और मैं यहां एक और बात भी कह देना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर जिन लोगों को ये मतलब लगता है कि ये मामला कितना बड़ा था सीए को लेकर, उसमें अधिकांशतः एससी और ओबीसी समुदाय के लोग हैं। 80 से 85% एससी हैं। मगर जो आज एससी ओबीसी की बात करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं वो सारे लोग कहां चले गए? अगर बंगाल में 75% है तो बांग्लादेश में भी तो थे, वो कहां चले गए भाई? और आज अगर उन दुखियारे लोगों को हम सीए देने की बात करते हैं तो ये सब लोग उनका समर्थन कर रहे थे। और मैं एक और फैक्ट बोल दूं, हमारे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मात्र 1947 तक पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, काबुल में 1/3 आबादी हिंदू और सिखों की थी। काबुल में 1/3, और बिजनेस और में उनका कंट्रोल 90% था। काबुल में, लाहौर कराची की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब जो हम कहते थे ना कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, अब छोड़िए, अब तो मतलब पेशावर रावलपिंडी से लेके चिटगांव और सिलहट में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी। मगर उसके बावजूद इनको समझ में नहीं आता है, इनको केवल शॉर्ट टर्म। आज जिस जंग की बात बोली संजय राउत जी ने, कितना दुखद था। बताओ, आपको शेख हसीना में तानाशाह नजर आ रहा है और फौज में और जमाते इस्लामी में लिबरेटर नजर आ रहा है। अगर ऐसी दृष्टि हो गई है तो मुझे लगता है इसके ऊपर तो कोई क्या बोल सकता है। और ये शर्मनाक इसलिए भी है मिस्टर दुबे, ये शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि सभी को पता है कि जमाते इस्लामी का एजेंडा क्या है, जिस बीएनपी के साथ उनकी साठगांठ है। हाल ही में भारत विरोधी सोशल मीडिया पर 3 अलग अलग कैंपेन्स चले, जिसमें बॉयकॉट इंडिया था, बॉयकॉट इंडिया गुड्स था, प्रोडक्ट्स था। वो सब कुछ बीएनपी सपोर्टेड हैंडल से किया जा रहा था। और आप लोग समझते ही नहीं है कूटनीति को। क्या कहा संजय राउत ने? देखिए, जो उनकी बात सुनकर वो बहुत पीड़ादायक और कष्टदायक है। और सरकार इस विषय के ऊपर पूरी सतर्कता से दृष्टि रखते हुए वहां संबंधित पक्षों से वार्तालाप कर रही है। और ज्यादा दुख अंजना जी इसलिए होता है कि इस्कॉन वो संस्था है जहां स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने अपने पूरे दौर में 2 जून का खाना खाया है, जिसकी वजह से जाके आके उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बनाई। ये दर्शाता है कि कौन सी शक्तियां विश्व में सृजन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं और कौन सी शक्तियां विध्वंस के लिए यूज करती हैं। और एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है ना, यही एक दौर में भारत में भी दिखा था। विषय कुछ भी हो, हिंदुओं के खिलाफ क्यों हो जाता है? क्यों? कुछ शक्तियों का एजेंडा है। विषय शेख हसीना की सरकार है, आरक्षण का विषय हिंदुओं पर अटैक क्यों शुरू हो गया? याद करिए 2012 आजाद मैदान की घटना, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस से लेकर आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई? क्योंकि अफवाह फैल गई कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मारे जा रहे हैं। बाद में वो थाईलैंड के लोग निकले। मैं कह रहा हूं अगर बर्मा में मारे भी जा रहे हैं तो अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी जा रही है? इसलिए मैं कहता हूं जो वहां दिख रहा है और जो यहां है, शक्तियों की प्रवृत्ति एक समान है। और वो दुखद परिस्थितियों का सुमोहन सुकानदास जी ने जो यहां पर हमें बताया है, हमें समझना चाहिए कि यहां भी लोग जिन शक्तियों के साथ जो हॉबनॉबिंग करते हैं वो आग से खेलने के समान है। परंतु इस विषय पे भारत सरकार पूरी दृष्टि रखे हुए यह बात सदन के पटल पर विदेश मंत्री जी ने कही है। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।